एक नाकाम शख्स को उधर जो है ना ये जिम्मेदारी की, न उससे अमन अमान संभाला जा रहा है, न उससे क्रिकेट संभाला जा रहा है। मैं तो मुतालिबा करता हूँ इस तौर पे कि मोहसिन नकवी को फौरी तौर पर जो है ना इस्तीफा देना चाहिए। उसके पास कोई अखलाकी तवाज़ नहीं रहता और इस तरह यानी पता नहीं वो काम क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या खास जो है ना वो पता नहीं कि वो उसमें हाँ जी नहीं वो क्या सुरखाब के पर लगे हैं कि उसको तमाम पोजीशन दी गई है। मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी को अगर उसमें थोड़ी भी शर्म और हया होनी चाहिए हो तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो नाकाम है अमन अमान बहाल करने में, वो नाकाम है क्रिकेट को जो है ना चलाने में। आज पूरी दुनिया में जगसाई हो रही है। तो नंबर 1 इस वक्त जरूरत इस बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे अफसोस इस बात का है कि बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो 90% में 100% नहीं कहूँगा, मतलब कुछ लोग जो है ना वो ग्रेसफुली जीत भी चुके हैं। 90% बलूचिस्तान हुकूमत पे जाली लोग बैठे हैं, उसके पास मैंडेट ही नहीं है, इसलिए इस वक्त उससे कंट्रोल नहीं संभाला जा रहा है। खुदारा इस मुल्क पे रहम करे, इस मुल्क के अवाम पे रहम करे। आप अपने याशियों पर तमाम अखराजात कर रहे हैं, वहाँ पुलिस और जो फोर्सेज हैं, और मैं तो समझता हूँ कि एक तरफ ये नकवी की नाकामी है, दूसरी तरफ ये बदतरीन इंटेलिजेंस फेलेवर है। आप अपने इंटेलिजेंस फेलेवर है, बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलेवर है। आप जो यहाँ बैठ के टीवी पे बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं, झूठ सच साबित नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क में लोग जो है ना एक बदअमनी से और महंगाई से और सबसे ज्यादा जो इस मुल्क में इस वक्त मेरिट की वायलेशन हो रही है कानून की, इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अगर ये हम यहाँ जो जिसकी नुमाइंदगी के लिए हैं, हमारा बुनियादी मुतालिबा ये है कि मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलो। इस मुल्क में इस पार्लियामेंट को एम्पावर, जिस पार्लियामेंट में सही मानों में अवाम की नुमाइंदगी हो, जिसमें पार्लियामेंट 47 नहीं, जो अवाम की हकीकी नुमाइंदे उसको हक हो। तो मेरा मुतालिबा ये कि इसके ऊपर पूरी डिबेट की जाए, तमाम नुक्ता नज़र सुना जाए और इसके ऊपर प्रॉपर सजेशन दी जाए ताकि पता चले कि हमने इस मुल्क को किस आगे लग जाए। थैंक यू जी। और तालिबान को वापस लाकर इन्होंने बसाया। आज जो खून बहाया जा रहा है वो खून इनके हाथों में है, इन्होंने वो खून बहाया है क्योंकि ये तालिबान को वापस लेकर आए थे। और जनाब स्पीकर, ये एक ऐसा इशू है जी, ये एक ऐसा इशू है जिस पर कौम को मुत्तहिद होना है। हमने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन खान को भी ये गुजारिश की है कि वहाँ पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बड़ी तेजी से जदीद बुनियादों पे खड़ा होना चाहिए। पेशावर के अंदर भी सेफ सिटी लगना चाहिए। जो कुरम के अंदर हालात हैं वो भी अंडर कंट्रोल होने चाहिए। आज बलूचिस्तान में
आज बलूचिस्तान में 11 दहशतगर्द मारे गए और ना सिर्फ 11 दहशतगर्द मारे गए, पाक फौज के और पुलिस के जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इस इश्यू के ऊपर सियासत ना की जाए, मगर जब आप जिम्मेदारी का तयन करना चाहते हैं तो जिम्मेदारी आपकी तरफ आएगी कि आपने 4 साल इस मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग दिया, आप इन लोगों को वापस लेके आए। आज जो बलूचिस्तान में वाकयात हुए, पंजाब में वाकयात हुए, इस हवाले से जो कुर्बानियां हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज दे रही हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दे रही हैं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस शोहदा की बात कर रहा हूं यार, शोहदा की बात कर रहा हूं। शोहदा की कुर्बानियों को हम खिराजे तहसीन पेश करते हैं और जो लोग जख्मी हुए उनको भी खिराजे तहसीन पेश करते हैं कि वो वतन अजीज में लॉ एंड ऑर्डर की खातिर और कानून के निफाज की खातिर उन्होंने ये जामे शहादत नोश किया। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी शेर अफजल मरबत साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं अभी अता तारड़ साहब जो पेशे के लिहाज से एक वकील भी हैं और मिनिस्टर लॉ तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक वाक़या पेश आया और ये कानून की हुक्मरानी और मुअज़्ज़ज़ ऐवान और मुअज़्ज़ज़ मेंबर, मैं इस ऐवान के सामने अपना मसला रखता हूँ, आप सब इसमें मुंसिफ हो जाएं कि क्या इस ऐवान के एक मेंबर के साथ ऐसा सलूक ज़ेब देता है। 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था जो मौखर हुआ और मैं जब उठा नींद से 11:30 पौने 12 बजे का वक्त था तो ये जलसा सुबह सवेरे मौखर हो चुका था और इसके बाद मैं कॉल वसूल कर रहा था कि आगे के बारे में क्या करना है। पौने 12:30 बजे के बाद और पौने 1 के बीच कोई 7-8 पुलिस वाले और 2-3 एजेंसी के लोग उस घर में जहां मैंने पनाह ली थी इस्लामाबाद के E11 मरकज़ के साथ, वो हाथों में पिस्तौल और क्लाशनकोव था में उस घर के ऊपर पोर्शन जहाँ में ठहरा हुआ था घुस आए और घुसने के साथ ही मेरे गार्ड जो मेरे साथ 7 गार्ड्स थे उन पे हमलावर हुए और उनको मुंह पे चपेड़े मारने लगे। मैं जब उठा तो एक शख्स जिसने मुफ्ती पर्चा पहने थे और एक एजेंसी का अलकार था, उसने मुझे गिरबान से पकड़ा और कहा कि उठो। तो मैंने कहा हजरत मैं चूंकि ब्रश नहीं किया था, मैंने तैयार होना था, तो मैंने कहा इतनी आप मेहरबानी करें कि मैं तैयार होकर आपके साथ जाता हूँ। 40 लोग थे वो, ज़रा मुझे प्लीज़ बात करने दें। हुआ ये कि वो कहते नहीं आप ब्रश नहीं कर सकते और मुझे खींचने लगा। इस दौरान एक SHO गोल्डा का उसने मेरे सामने मेरे एक और गार्ड को मुंह पे मारा, तो जब मुंह पे मारा तो मैंने कहा मारो इन उल्लू के पट्टों को। तो फिर हमने मारा, सुने सर, फिर हमने मारा। ये मैं उल्लू वाला जो है एक्सपंज कर, ये उल्लू का पट्टा एक्सपंज कर दे। अच्छा, हुआ ये कि 2 पिस्तौल और 1 क्लाशनकोव जो उन्होंने मुझ पे ताने थे और जिसकी वीडियो सर्कुलेट है वो हमने छीने और उन पे हमने उनके कंपटियों पे रखे। आप यकीन करें एक वक्त ज़हन में ये भी सोच आया, 1 मिनट जी, वड़ जाते अगर कोई जुर्रत दिखाते, ज़नखे बन गए और माफिया मांगने लगे और मैंने उनका असला उनसे छीना। 1 मिनट में अर्ज करता हूँ, ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 96 मुझे हक देता है कि अगर कोई मेरी जान लेने की कोशिश करता है या मेरी प्रॉपर्टी में घुस करता है मैं उसको शूट कर सकता हूँ। ये वकील बैठे हुए हैं। अब इसके बाद एक मिनट जी, मेरी अगर इसमें एक बात गलत साबित हुई, एड्रेस द चेयर। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ये क्या तरीका है, किस खाते में। अच्छा, उन्होंने 3 घंटे, जब मैंने कहा ये उनको हमने बाहर निकाला गन पॉइंट पे और जब बाहर निकले हमने कुंडी चढ़ाई तो इसके बाद पुलिस और आ गई, 40 पुलिस नफरी आई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एजेंसी के लोग ना आप आ जाएं, उनको मैंने पिराना है। इन्होंने मुझे गाड़ी में पिराया इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में। इसकी 3 वीडियोस बनी है।
अब ये बताना है ये क्या कानून है, ये मरकज है, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ और मुझे गिरबान से पकड़ के मेरे उस घर में घुसना, न वारंट है न किसी पर्चे में मतलूब हूँ, जलसा भी कैंसिल हो गया, ये इंसान। अच्छा, अब ऐसे लोगों को कानून हक देता है कि इनको माथे पे गोली मारनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला हो या एजेंसी वाला हो। मैं अदालत में गया हूं, मेरे ऊपर ऐसे छापे और भी पड़े हैं, अदालत में गए, पर्चे इन बदबख्तों के खिलाफ किए हैं, कम से कम और ना हो। ये आईजी इस्लामाबाद को बुला लें, उसको कहो किस इख्तियार के तहत इसने मेरे पीछे पुलिस भेजी और एजेंसियों को साथ में मिला के यलगार की। मेरे पास वीडियो मौजूद है जो उन्होंने मुझ पे पिस्तौल तानी है, मेरे पास वो वीडियो है, एक जो था उसकी मैंने शर्ट खींची तो डर करके पट गई। कैसे? मोहतरम नंगा निकल गया, यानी ऊपर से। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, सर मेरी बात सुने, गुजारिश सुने, मैं अर्ज ये कर रहा हूं आईजी इस्लामाबाद को बुला ले। मैं एविडेंस आपके सामने रखता हूं कि इन्होंने मेरे प्लीज जी 8 सितंबर को फिर जलसा है, ये फिर इस तरह की हरकत करेंगे। आप इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मेंबरान की डिग्निटी रिस्पेक्ट के मुहाफिज हैं, मेहरबानी फरमा लें, आप इसका नोटिस लें, बुलाएं आईजी इस्लामाबाद को। अगर मैं झूठा साबित हो जाऊं, जो सजा चोर की वो मेरी, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है, अगर मैं जुर्रत न दिखाता और इनकी दुनाई न करता, खुदा की कसम ये मुझे बेइज्जत करके छोड़ते। तो लिहाजा मेरी इस्तदाए आईजी इस्लामाबाद या किसी कमेटी के हवाले कर दें और उनसे पूछ लें कि क्यों ये इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खास वाले जी जमाल एहसन खान साहब, आपके इलाके में आप कह रहे हैं कोई जी आपके वसातत से मैं हुकूमत के नोटिस में देना चाहता हूँ कि मेरे हल्का में जो कालाबाग शहर है उसमें पिछले 6 घंटे से फायरिंग जारी है जी, और शिया सुन्नी वहाँ पे फसाद हुआ है, और वो फसाद जो है वो अब ये सूरत हाल है कि मुझे लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं। मैंने 1-2 सहाफ़ियों से भी वहाँ बात की ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ, और अफसोस का मकाम ये है कि मैं पिछले काफ़ी देर से मैं वहाँ जा के DCO मियांवाली और DPO मियांवाली को कॉल्स कर रहा हूँ। ये मेरे फ़ोन में मैसेजेस भी हैं, आप सुन सकते हैं, और यहाँ पे हुकूमत के मिनिस्टर भी सुन सकते हैं। किसी ने मुझे जवाब देने की तकलीफ़ नहीं की कि मुझे वो जवाब देता या मुझसे बात कर लेता। जुनाब आला, मैं उस इलाके का नुमाइंदा हूँ, हम वहाँ से लाखों लोग लाखों वोट लेके आए हैं, और मेरे इलाके के लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इस वक्त कोई पुलिस नहीं है, और कालाबाग जो है वो बहुत ही तंग व तारीक गलियों का शहर है। रात आपको पता है हो चुकी है वहाँ पे, और शदीद फायरिंग अभी तक जारी है। इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40-50 लोग जख्मी हैं, और कुछ जो है अल्लाह जानता है यहाँ ये बात कहाँ तक है दुरुस्त है कि वहाँ पे अमवात भी हुई हैं। मेरा ये पॉइंट है कि क्या हम अछूत हैं, हम वहाँ उस इलाके से इलेक्ट गवारा नहीं करते। दूसरा मेरा पॉइंट ये है जुनाबे वाला कि जो CPEC यहाँ से हकला से DI खान जा रहा है, उसके ऊपर से पिछले कई 15-20 रोज से जो ट्रैफिक जो पुलिस है उसको हटा लिया गया है। ये हुकूमत अपनी तरफ से चेक कर सकती है इस चीज़ को, और इस वक्त वहाँ पे शाम के बाद सफ़र करना नामुमकिन हो गया है। ये मेरे 2 पॉइंट हैं। हुकूमत फौरी तौर पे नोटिस ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शिया सुन्नी फसाद है ये पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले ले। बहुत शुक्रिया। अता तार साहब, इस पे प्लीज आप बात कीजिए।
अभी चंद मिनट पहले मेरी आईजी पंजाब से इस मामले पर बात हुई है, तो पुरअमन तरीके से मामला फहमी से उस मामले को हल कर लिया गया है, फायरिंग का सिलसिला रुक गया है और जो दोनों ग्रुप्स थे वो डिस्पर्स हो गए हैं एज पर लेटेस्ट। मेरी अभी 5 मिनट पहले आईजी पंजाब से बात हुई है, उन्होंने ये एश्योर करवाया है कि ऑनरेबल मेंबर ने जो पॉइंट रेज किया है मजीद भी उसमें वो संजीदगी से देखेंगे, मगर इस वक्त अमन बहाल कर दिया गया है और दोनों साइडें डिस्पर्स हो गई। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप अता साहब का नंबर भी ले लें, आपका जमाल साहब इनका नंबर भी ले लिए। जी माइक खोलें, जमाल साहब का माइक खोलें। वो हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान है, हमारी बात क्यों नहीं सुनते, जी हमसे बात क्यों नहीं करते? अता साहब का नंबर ले लीजिए। जी अता साहब, अपने चेंबर में अभी एक मुलाकात कर लेता हूं और उन अफसरान तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि कोई भी नेशनल असेंबली का मेंबर हो, वो इस साइड पे हो उस साइड पे हो, रिस्पॉन्ड करना सर ये जिम्मेदारी है और ये अदा होनी चाहिए। जी इकबाल आफरीदी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, फाटा में तो आप देख रहे कि हालात ख़राब है और उसकी असल वजह अज़्म इस्तेकाम के लिए राह हमवार करनी है। वहाँ पे फिर से मिलिटेंसी दौर शुरू हो चुका है, बाज़ारों में गश्त जारी है और कुकी खेल कौम जो गुज़िश्ता 1 महीने से मेन शाहराए तुरखम पे धरना दिए बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ उनकी जो डिमांड है वो वापस जाने के लिए उन्होंने धरना दिया हुआ है। लिहाजा वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? हमें तो कोई बताए कि आप लोग जब डॉलर की उसूल के लिए ये फाटा में जो गेम खेल रहे हो, वहाँ पे लोगों को मुतासर करके, वहाँ पे लोगों के घर मसमार करके, वहाँ पे लोगों को शहीद करके जो माहौल बनाया जा रहा है, क्या ये कितनी बार ये हो चुका है ये एक्सरसाइज? और इस जुल्म और जबर से अगर आप लोग का अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने कि वहाँ पे अमेरिका ने कितना बारूद इस्तेमाल, इस तरह फाटा में जो आप लोग कर रहे हो, इससे अमन नहीं आएगा। इसे और यहाँ वहाँ के लोग उठेंगे हुकूमत के खिलाफ भी और इन लोगों के खिलाफ भी जो वहाँ पे गर्मसमार करे। स्पीकर साहब, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी हमें बताए कि ये जो आजकल वहाँ पे मिलिटेंट फिर रहे हैं, क्या वहाँ पे हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं कि उनके खिलाफ एक्शन ले? क्या वहाँ पे जो वसला जो असलहा लेके वहाँ पे फिर रहे हैं, क्या ये वहाँ पे जो हमने फेंसिंग की है ये कहाँ से आ गए? ज़यो सो खबरे दा पख्तों की दे कबाइल होता कौम चे कबाइल आगा कौम दे चाची दा पाकिस्तान जोड़ करे दे, चाची दे कश्मीर आगा दे इंडिया ना पाक कदमुना वापस कड़ी दे, कश्मीर आज़ाद करे दे, द पख्तनो द कबाइलो रिकॉर्ड दे पद अमल के और पद दे खौरा जमुक 1000 साल तारीख दे 78 काला पदे क्या 77 काला तारीख दे द पाकिस्तान ताल तमाना पर दे माना शनाख्ती कार्ड वाले जमा तलाशी के जदा जुल्म और जबर पर पाटा की नोर न मानम। लिहाजा स्पीकर साहब ये सुन ले कि वहाँ पे मजीद दहशतगर्दी सारे पार्टियां वहाँ पे कल सेमिनार हुआ है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ये वफाकी हुकूमत और वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ये आज़्म इस्तेकाम के लिए राह हमवार कर रही है। लिहाजा इनको रोकिए, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत ये जहाँ पे जो डिंगे मारते हैं कि हमने ये क्या है और नवाज शरीफ ने ये क्या है, अभी अमन लाए वहाँ पे, आप लोगों की जिम्मेदारी है वहाँ पे। लिहाजा एक तो ये बात है। दूसरी बात, स्पीकर साहब आपने एक कमेटी बनाई है, मैंने स्टैंडिंग कमेटी में ड्रेस कोड के हवाले से एक इख्तिलाफी नोट जमा किया था, वो आपने इस पे एक कमेटी बनाई है। क्या इस मुल्क में अमन के लिए आपकी कोई कमेटी नहीं है? यहाँ पे जो रिजर्व सीटें हैं और वहाँ पे खवातीन की नुमाइंदगी के लिए बैठी हैं, वहाँ पे यहाँ पे आके उन्होंने खवातीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके लिए हिले बहाने बना रहे हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। खोलें कि कोई यहाँ पे बिजनेस हो रहा है अपने मफादात के लिए, जो यहाँ पे इस फ्लोर को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जुल्म और जबर है। शुक्रिया जी। सैयद तारिक हुसैन साहब।
गाइडेंस मिलेगी। ये मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के साथ मजाक है सर। आज तो हमें 2023-24 की, स्पीकर साहब ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पे रूलिंग देते जाएं कि 2023-24 की रिपोर्ट आनी चाहिए थी। माशाल्लाह, वेलकम सर। आई फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम वेलकम, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस आल्सो। थैंक यू जी। सर मेरी बात हो रही थी, स्पीकर साहब उस वक्त मौजूद थे। ये हमें सर हर चौबीस की हमें रिपोर्ट मिले ताकि हम उस रिपोर्ट को देखकर कोई सही फैसले ले सकें। 2020-21 की रिपोर्ट को देख के हम क्या फैसले लेंगे सर? दिस इज नॉट सीरियस। दिस शोज के दिस पार्लियामेंट इज नॉट टेकन सीरियस एट ऑल सर। थैंक यू। आई वांट योर रूलिंग सर। शुक्रिया जी। आपको नहीं, शुक्रिया नहीं सर, रूलिंग दे दें। ये क्या, ये मजाक कर रहे हैं आप? जी ये मिनिस्टर साहब यहाँ पे मौजूद है जी। आई थिंक नहीं मिनिस्टर साहब, क्या सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 156 कहता है कि हर साल आपको ये रिपोर्ट जमा करानी होती है ताकि ये असेंबली इसको देख सके, पढ़ सके और इसके हिसाब से डिसीजंस को जो इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई उसको ये देखकर बात कर सके हम लोग। ये अंकल वालों के ज़माने की 20-21 की रिपोर्ट है जो आज प्रेजेंट की जा रही है सर, आप लोगों की है जी। तो बहुत शुक्रिया जी। ये रूल 179B के मुताबिक जो आप बात कर रहे हैं, 156 की बात हो रही है सर जी, 156 की बात हो रही है, सब सेक्शन 5 जी जी। 156 आप नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल साथ मजाक हो रहा है। दिस इज बीइंग नॉन सीरियस एटीट्यूड कह रहे हैं जी जी। और इसमें अगला भी रूल जी इसके मुतालिक मैं पढ़ना चाहूँगा जी। डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट रेफर टू इन रूल 178, 179, 179A और 179B इज लेड ऑन द टेबल। द स्पीकर शैल फिक्स अ डे फॉर इट्स डिस्कशन। तो ये रिपोर्ट ले हो चुकी है जी, अब इसके ऊपर डिस्कशन होनी है। अब आप चाह रहे हैं कि इसके अगले भी जो माली साल हैं उसकी रिपोर्ट भी ले हो जाए। ये मिनिस्टर साहब से जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अता तारड़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, कि जो जी अता तारड़ साहब का माइक काइंडली ऑन कर दीजिए जी। सर ये हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से और कैबिनेट डिवीजन दोनों से ये मामला टेकअप करेंगे और ऑनरेबल मेंबर को ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये डिले क्यों हुआ और ये पुरानी रिपोर्ट क्यों पेश की गई है और नई रिपोर्ट कब पेश की जाएगी। वी विल गेट इन टच एंड रिजॉल्व इट। और एहसन जमाल खान साहब के इशू के हवाले से मियाँ वाली उनका रब्ता करवा दिया गया है और कंसर्न अफसरान उनसे रब्ते में आ गए हैं और जो इनकी भी मदद ले सके इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम इनकी मदद लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेहताब अकबर राशिदी साहिबा जी प्लीज। सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ऐसे लग रहा था सामने देखने वालों की नज़रें शायद कमज़ोर हैं कि हम पर पड़ती नहीं है, खड़े होने के बताना पड़ता है कि हम भी बात करना चाह रहे हैं। और शायद मैं ये रिकॉर्ड कायम करके जाऊंगी कि जब मेरी बारी आती है तो 3 हिस्से हाउस खाली हो चुका होता है। शुक्रिया बहुत। मैं डिस्कस करना चाह रही थी लॉ एंड ऑर्डर जो आज हमने सुना बलूचिस्तान में हुआ है। ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं जिसको हम हंसी में उड़ा के जाएं। उस तरफ से जिस भी आदमी ने बोला वो फ़िक्रेबाज़ी और वो कहे और मज़ाह जो है मुझे नहीं मालूम था किसके लिए था। लेकिन बात ये है कि जब वो तमाम सिपाही जो कच्चे के डाकुओं के लिए रखे गए हों कि वो आने जाने वालों की राह को महफूज रखें, जिनके हाथों में बंदूकें भी हों, जब वो बुरी तरह से मारे जाएं तो मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान को हिल जाना चाहिए। हम किस पर भरोसा करें? आने जाने वाले लोग किसके सहारे पर आगे जाएंगे?
आप यकीन कीजिए कि सक्खर के बाद जो लोग लाहौर जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद आना चाहते हैं बाय रोड, वो खुदा खुदा करके अल्लाह का नाम ले लेके, और उनके घर जो लोग पीछे होते हैं दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह करे कि खैरियत से पहुँचे हम लोग। ये किस किस्म का अमन व अमान है, किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कौन से ऐसे सिपाही हैं जो ख़ुद को नहीं बचा सकते। जब वो खुद को नहीं बचा सकते तो slide of a presentation. So I'm going to go with that, and then we can just set up some basic text titles on that slide.